एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यामादा की पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। यामादा के पिता साइमन एक बहुत बड़े एग्जीक्यूशनर थे और उनकी तरह ही यामादा एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूशनर बनना चाहती थी, पर लड़की होने की वजह से सभी उसे कमजोर समझते थे क्योंकि वो किसी भी कैदी को सजा देते वक्त हमेशा हेजिटेट करती थी। उसे अपने पिता की ही तरह टफ बनना था। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सारे क्रिमिनल्स को ईडो विलेज लेकर जाया जाता है। उन सब का फेस ढका हुआ था। वहाँ पर मौजूद सभी क्रिमिनल्स बहुत खतरनाक थे। उनके क्राइम बहुत बड़े थे, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी। वहाँ पर मौजूद गार्ड्स क्रिमिनल को बताते हैं कि जो भी क्रिमिनल सबसे पहले शिनसेनको आइलैंड से अमृत लेकर आएगा उसकी सारी क्राइम गवर्नमेंट के द्वारा माफ की जाएगी। वहाँ पर एक साइको किलर भी था जो ये अनाउंसमेंट सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि आज़ाद होने के बाद वो और मर्डर कर सकेगा। उस साइको किलर का नाम माकागुरो था जो अपने प्लेजर के लिए बच्चे और औरतों का कत्ल किया करता था। काबिमारू वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी उसके पास बैठी एक लेडी क्रिमिनल जो कि एक निंजा थी उससे बात करने की कोशिश करती है। निंजा वर्ल्ड में काबिमारू बहुत फेमस था। सभी क्रिमिनल्स को आइलैंड के बारे में बताया जाता है, पर वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए गार्ड्स उन्हें अपने मास्क हटाने को बोलते हैं और उनके सामने उस आदमी को पेश किया जाता है जो एकलौता आइलैंड से लौट पाया था। उसके पूरे शरीर पर फ्लावर उग गए थे और वो मरने की कगार पर था। सभी ये देखकर उस आइलैंड में जाने से मना करते हैं। गार्ड्स उन्हें बोलते हैं जो भी यहाँ से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एक क्रिमिनल वहाँ से जाने लगता है, पर उसके खड़े होते ही गार्ड सीधा उसका गला काट देता है। गार्ड्स उसे बोलता है या तो आइलैंड जाओ या तो मरो। गार्ड्स उन्हें बोलते हैं कि सभी क्रिमिनल्स के साथ एक एक एग्जीक्यूशनर जाएंगे। अगर किसी भी क्रिमिनल ने अपने एग्जीक्यूशनर को मार डाला या उसका एग्जीक्यूशनर मर गया तो वो क्रिमिनल उस आइलैंड से अकेला लौट नहीं पाएगा। फिर गार्ड्स उन्हें और एक बात बोलते हैं कि जहाज में जगह कम होने की वजह से उन्हें क्रिमिनल्स की संख्या कम करनी पड़ेगी, यानी कुछ क्रिमिनल्स को मरना पड़ेगा। ये सुनकर एक क्रिमिनल दूसरे एक क्रिमिनल को मारने लगता है और बोलता है उनका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को मार के कमजोर क्रिमिनल्स को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह सुनकर सभी क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके बीच बहुत खतरनाक वाली फाइट चलती है। वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स बड़े खतरनाक थे और उनके पास कुछ अलग ही पावर थी। जैसे एक लड़का था जो बहुत कम उम्र से ही एक चोरों के गैंग का लीडर था। एक लड़की निंजा थी जिसने राजमहल के सभी जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया था। उनमें से एक बहुत काबिल स्वॉर्ड्समैन था जिसे सभी स्वॉर्ड ड्रैगन के नाम से जानते थे, और एक जायंट मैन था जो भालुओं को कच्चा खा जाता था। वो इतना बड़ा था कि कोई भी हथियार उस पर काम नहीं करती थी। और लास्ट वाला था गाबिमारू जो वहाँ मौजूद सबसे खतरनाक था, पर वो सबसे दूर खड़ा था। यामादा के सीनियर उसे उस सब से दूर जाने को बोलते हैं क्योंकि ये सफर बहुत खतरनाक था। तभी तीन चोर वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं और वो यामादा को कमजोर समझकर उस पर ही अटैक करते हैं, पर यामादा उन तीनों के सिर धड़ से अलग कर देती है। इधर गाबिमारू ये सब रोकने के लिए गार्ड्स को बोलता है, पर गार्ड्स दूसरे चोरों को उस पर अटैक करने को बोलते हैं। गाबिमारू किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था और उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था और वो कम से कम 20 चोरों को एक ही बार में मार डालता है। उसकी पावर्स देखकर सभी को डर लगने लगता है। सभी उसे मॉन्स्टर बोलने लगते हैं। गार्ड्स बाकी बचे 10 चोर जिनका नाम है तामिया, केन, नुरुगे, किलिंग बुद्धा हारुपो, गाबिमारू, अकागिनु, उजुरिहा, माकिया, रोकुरोता को सिलेक्ट करते हैं और सभी के साथ 10 एग्जीक्यूशनर को उस आइलैंड में भेज देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उस आइलैंड में उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।